ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन है। विशेष कवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जो छठ महापर्व से जुड़ी है। पटना, रांची, मुंबई, गोरखपुर, भुवनेश्वर और अगरतला, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर छठ की हर एक छठा, छठ की हर एक तस्वीर हम आपको बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे। देश के अलग अलग इलाकों में इंडिया न्यूज संवाददाता हैं जो आपको छठ महापर्व की तैयारियों, उनके समापन और उससे तमाम जुड़े सवाल और जवाब हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ये पटना, रांची, मुंबई, गोरखपुर, भुवनेश्वर और अगरतला से लाइव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और आज देश के कोने कोने में जो छठ की छठा है वो दिखाई दे रही है। और आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। और अमित, मुझे लगता है कि अब छठ एक ऐसा त्योहार है जो लोकल ना होके अब ग्लोबल बन चुका है। ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में छठ की महापर्व की जो छठा है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रिया, अमेरिका, यूरोप, तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां पे बिहार प्रांत के लोग, बिहार सूबे के लोग बसे हैं। अमेरिका में भी छठ पूजा की तस्वीरें आ रही थी। यूरोप के कई मुल्कों से, कनाडा से छठ पूजा की तस्वीरें आ रही थी। तो ये त्योहार इतना बड़ा है, इसकी महत्वता इतनी बड़ी है। लोग कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि छठ की पूजा और व्रत करने वाली महिलाएं जो भी इच्छा रखती हैं, जो भी वरदान मांगती, छठी माँ उसको पूरा करती हैं। बिल्कुल। और पटना से लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, गोरखपुर से भी इसके अलावा जुड़े हुए हैं। और देखिए, छठ एक ऐसा त्योहार है जहां पर डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कल शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया था और उसके बाद आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसके बाद इसका समापन होगा। और देखिए, अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जिनसे हम लाइव तस्वीरें वो आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं सुशील के पास जो गोरखपुर में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे क्या अर्घ्य दिया जा चुका है, वहां किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं। सुशील। बिल्कुल, आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो घाट है वो पूरा खाली हो चुका है, यानी अर्घ्य दे चुकी है महिलाएं। कुछ व्रती महिलाएं हमारे साथ मौजूद है और आप देखेंगे कि किस तरह से हाथों में ये कलश और दिए लेकर के अब ये घर जाएंगी। हम इन लोगों से ही बात करते हैं। ये बताइए कि जो ये छठ का पर्व है कितना पावन है, किस तरह से निराजल व्रत रह करके आप लोग इसे करते हैं? इसमें 3 दिन का व्रत रहा जाता है। 3 दिन एकदम वैसे व्रत रह के सुबह के टाइम आया जाता है, अर्घ दिया जाता है। सुबह शाम अर्घ देकर तब घर पानी पिया जाता है प्रसाद लेके। ये बताइए कि आप किस तरह से व्रत रहती हैं और क्या कुछ जो है छठ के दिन करती हैं और कैसे पूरी रात व्रत आप लोग पूजा अर्चना करती हैं? छठ के पर्व पे सभी औरतें 2-3 दिन पहले से ही पकवान बनाती हैं। ठोकवा है तो पूड़ी है बनाती हैं, लीपा पोता जाता है, खरना किया जाता है। बहुत सारे श्रृंगार का सामान है, फल है, फूल है, गन्ना है, नारियल, सभी चीज की खरीदारी की जाती है। डाल खरीदा जाता है, सूप खरीदा जाता है, उन सबको सजाया और भरा जाता है और घाट पे जाके इनका पूजा किया जाता है। अच्छा, आप सुबह से आप लोग इस पानी में खड़े हैं, ठंडी भी लगती होगी, फिर भी माँ छठ की पूजा अर्चना और सूर्य की उपासना आप लोग कर रही हैं। माँ की श्रद्धा है, हम लोग उनके ऊपर वो कर रहे हैं कि माता खुश रहे हम लोग के ऊपर। और क्या तो छठ मैया का गीत सुनाएंगे आप लोग? 2 लाइन का जो भी जिसको याद है अभी बताइए। छठी मैया सुनेला तू अर्ज हमार, तुम भरब तोहार, कोसा भरब तोहार। छठी मैया सुनेला अर्ज हमार, कोसा भरब हम तोहार, कोसा भरब हम तोहार। तो देखा आपने कि किस तरह से छठी व्रती जो महिलाएं हैं वो अपने धुन में इस सुबह से व्रत, यानी 3 दिन से ये निराजल व्रत रह करके और आज रात से ही सुशील, आप साथ रहिए, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा। अब सीधे रुख करते हैं पटना, जहां हमारी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट शुभ्रा सुमन है। शुभ्रा, वहां की तस्वीरें, वहां किस तरह की तैयारियां हैं? सूर्य देवता तो वहां निकल चुके हैं ना? जी बिल्कुल। एक सूर्य देवता के दर्शन हो जाएं अगर कैमरे की नजर से तो बेहतर शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं अमित के 6:15 सवा 6 बजे का वक्त था सूर्योदय का और लगातार अनाउंसमेंट यहाँ से हो रही है
कि बादल की वजह से शुरुआत में सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे थे, लेकिन 6:15 का वक्त था और इसीलिए जो भी व्रती यहाँ पर मौजूद है वो पूजा कर सकते हैं और पूजा संपन्न करने के बाद घरों को लौट सकते हैं। तो यहाँ पर पूजा लगभग मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर परिवार जो यहाँ पहुंचे हुए हैं उन्होंने संपन्न कर ली है और अब वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्योंकि सूर्य देवता ऊपर आप देख पा रहे हैं आसमान में खिले हुए हैं और इसीलिए यह समझा जा सकता है कि जब पूरे अपने आवेग पर है। एक और बात मैं बता दूं, बच्चों की जो खुशी है वो देखने लायक है। कहीं से निकल जा रहे हैं हमारे बीच से, कैमरे के इधर उधर से निकल जा रहे हैं, खेल कूद में वो लगातार लगे हुए हैं और जो महिलाएं आई हुई हैं वो गीत गुनगुना रही हैं। बिहार के कण कण में, यहाँ के दिलों की धड़कनों में कैसे छठ पर्व हमेशा उसका उल्लास जो है वो देखने को मिलता है। इसकी तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे गंगा घाट पर यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। कोरोना काल बार बार याद आता है और डर भी लगता है कि इतने लोग एक साथ, लेकिन पता है अमित, मैं जब इनसे पूछती हूँ तो इनका यही कहना है कि छठी मैया का आशीर्वाद हमारे साथ है ना, कुछ नहीं होगा। और ये कह के ये लोग पूरी श्रद्धा पूरी आस्था के साथ छठ पर्व में जुटे हुए हैं 4 दिन से और ये आखिरी दिन है। मैं आपको खास तौर से ये तस्वीरें दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत आनंदित करने वाली ये तस्वीरें हैं और अलग अलग तरह के जो दौरे देखने के लिए मिलते हैं ना, जो माथे पर उठाकर घर के मर्द, घर के जो पुरुष हैं वो चले आते हैं, उनके पीछे महिलाएं गीत गाती हुई। तो ये नज़ारा अपने आप में, जहाँ कहीं भी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ कहीं भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में जहाँ भी पूर्वांचल के लोग बसे हुए हैं उनके दिलों में खुशी पहुंचाने के लिए ये नजारा बिल्कुल शुभ्रा। और लगता है कि अब ये जो छठ का पर्व है ये सिर्फ लोकल नहीं रह गया है बल्कि ग्लोबल हो चुका है और ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में इसकी छठा बिखरी हुई है। शुभ्रा, आप ये देखिए माथे पर दौरा उठा करके जो परिवार के लोग हैं वो चले आ रहे हैं और अब देखिए वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वापस लौटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्योंकि ज्यादातर लोग पहले अर्घ्य देते हैं। पूजा की उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ, आपने देखा कि कैसे अगरबत्तियां जलाकर, धूप दिए जलाकर और जो पूजा सामग्री वो घर से लाए थे सूप में, दौरे में भरकर वो पैक कर रहे हैं। देखिए वापस उन्हें पैक करके और वो सर पर उठाकर उन्हें ले जाएंगे। और पता है दूर दूर के इलाके से, आसपास के गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं अमित लोग और इसके साथ ही लोग ये भी बता रहे हैं कि सालों साल से वो इसी तरीके से छठ का पर्व करते आए हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इंतजाम किस तरीके के हैं। यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अपने बच्चों का ख्याल रखें, कोई भी चीज अगर खो गई है उसे आप जाकर कंट्रोल रूम में दे दें। एनडीआरएफ की टीम लगातार देखिए घूम रही है क्योंकि जो घाट है यहाँ पर ना वहाँ पर गहराई ज्यादा है और लगातार ये अनाउंसमेंट हो रही है कि आप प्लीज स्नान, डुबकी ना लगाएं, स्नान ना करें। अगर करते भी हैं, अगर जो व्रती महिलाएं हैं, जो व्रती पुरुष हैं वो स्नान करते हैं, लेकिन एक खास बैरिकेडिंग की गई है, उस बैरिकेडिंग के उस तरफ ना जाएंगे। बार बार अनाउंसमेंट यहाँ से हो रही है मंच से क्योंकि गहराई यहाँ ज्यादा है गंगा नदी की और इसीलिए आप देखिए एहतियातन एनडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ पर गोताखोर जो हैं वो घूम रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। प्रशासन ने अपने तरीके से की है और ये दूसरी बड़ी सफलता बिहार की कही जाएगी। चुनाव में भी इसी तरीके से इंतजाम हमने देखे और अब कोरोना काल में छठ पर्व जो है वो भी इसी तरीके से संपन्न करा लिया गया है। और मैं चाहूंगी कि तस्वीरें दिखाई जाती रहें क्योंकि जो व्रती परिवार हैं वो वापस लौटने लगे हैं, लेकिन जो स्नान यहाँ पर होता है अमित, उसका बहुत बड़ा महत्व है। और खास तौर से आज जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है उस वक्त अगर कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करें तो पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना की पूर्ति होती है। और ये आस्था जो है ना वो हमने देखा कि कैसे दिलों में हिलोरे ले रही है क्योंकि लोगों ने यही कहा, मैंने अगर करीब 20 परिवारों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो मनोकामना हम रखते हैं और
और उसे दिल में रख करके छठ का व्रत करते हैं वो पूर्ण होती है। ये हमारा अनुभव रहा है, क्योंकि आस्था है जो कि वक्त के साथ साथ इन परिवारों में और मजबूत होती चली जाती है। और आप देखिए यहाँ पर अर्घ दिया जा चुका है और अब धीरे धीरे जो आप सूप में जो तमाम सामग्रियाँ देख रहे हैं, जो पूजा सामग्री है, जो प्रसाद रखे हुए हैं, उनको समेटा जाएगा, समेट कर वापस दौरे में रखा जाएगा और उसे फिर से सर पर उठा करके जो घर के पुरुष हैं वो अपने अपने घरों की तरफ चल देंगे। तो ये खूबसूरत परंपरा है बिहार की, जिसे इंडिया न्यूज के कैमरे की नजर से हम दिखा रहे हैं। और बच्चे जो है अब इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें प्रसाद खाने के लिए मिलेगा। देखिए छठ में प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। खरने की खीर खाने के लिए न जाने कितना इंतजार करते हैं बच्चे, और बच्चे क्या हम बड़े भी इंतजार करते हैं। और इसीलिए आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे अब जो बच्चे हैं वो उनकी खुशी जो है वो बहुत ज्यादा ही दिखाई दे रही है। वो इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि उनको भी इंतजार है प्रसाद खाने का। और मैंने पूछा अभी, कोई कह रहा है कि उनको बताशे पसंद है, कोई कह रहा है उनको ठेकुआ पसंद है, कोई कह रहा है उनको गन्ना बहुत पसंद है, केला बहुत पसंद है। आप लोगों की पूजा हो गई? पूजा हो गई? जी मैम, हो गई पूजा। तो मतलब क्या मनोकामना मान के पूजा करते हैं? हाँ जी मैम, हर साल मनोकामना मांगते हैं। पूर्ण होती है मनोकामना? जी मैम, हमको तो लगता है कि पूर्ण होती है, क्योंकि ये मतलब श्रद्धा और मतलब कि विश्वास की त्योहार है। और मतलब कि वही जो है श्रद्धा से मतलब मन। अब ये सब वापस समेट लिया आप लोगों ने दौरे में? जी मैम, समेट लिए। ये जो दौरा है वो घर के पुरुष उठाते हैं, आप लोग उठा कर? क्या मैम? ये दौरा आप लोग उठा के सर पे? हाँ जी मैम, हम लोग ले जाएंगे। तो हम लोग ले जाते हैं मैम। उससे मतलब उठाने के लिए भी ये होता होगा ना कि हम उठाएंगे हम उठाएंगे? नहीं, वैसे नहीं होता है। मतलब एक बार लेके कोई आए ना, अगर उसको मन नहीं है तो हम ले जा सकते हैं। बड़े भाई है तो हम ले जा सकते हैं। मतलब सबको मौका मिलता है? हाँ जी मैम, हम सबको मौका मिलता है। जो उठाता है उसको बहुत पुण्य होता है? हाँ जी मैम, ऑफ कोर्स मन से मांगते तो पूरा होता है मैम। तो ये अब प्रसाद बांटने की प्रक्रिया होती है? क्या मैम? अब सबको प्रसाद बांटा जाएगा आस पड़ोस? जी मैम, आस पड़ोस में प्रसाद बांटते हैं, और खरना के दिन भी जो होता है ना, आस पास में प्रसाद बांटते हैं। देखिए ये मैं इसलिए पूछ रही थी अमित, क्योंकि ये एक तरीके से एकता का पर्व है। और ये न सिर्फ परिवार एक जगह इकट्ठे होते हैं, बल्कि तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं वो एक साथ मिल करके इस पर्व को मनाते हैं। आप लोग कहाँ से आए? कानापुर से आए हैं। छठ पर्व मना लिए? अच्छा, आप लोग एक गीत सुना दीजिए हमको बढ़िया सा, छठ का गीत सुना दीजिए कोई बढ़िया सा। है छठ का गीत सुना दीजिए। मना लिए छठ? हाँ, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहीं लोकल हैं, दीघा से। लोकल है जी? हर साल ऐसे ही आते हैं आप? जी, हर साल धूमधाम से। गीत नहीं सुनाएंगे? नहीं आता है, गीत सुना दीजिए कोई। बहुत अच्छा लगा, छठ का गीत सुना। अच्छा ये बताइए कि इतना सज धज के आई हैं आप लोग, इंतजार रहता है हर साल? जी हाँ, इंतजार रहता है। इतना क्यों इंतजार रहता है? मतलब इतना क्या महत्व है इसका, आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा आप सुनाएंगी गीत? चाची गीत सुना दीजिए। केलावा के पतावा लाला, फुलवा फूले का चना, फुलवा फूले का चना, तीना दिन बिहाने जलावा मेठा, ने जलावा मेठा, तारा थारा कपाले बदनमा, ओठवा गईले जुरा, ओठवा गईले जुरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और मैं हूं अमित सिंह। नमस्कार, खबर ताजा में आप सभी का स्वागत। चलिए बात इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की कर लेते हैं। नागरोटा आतंकी हमले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में कई आतंकी थे। आतंकियों के चैट मैसेजेस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां पे
जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को सेना और जम्मू पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया था, उनका इनकाउंटर किया गया था। उनके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है और जिससे इस बात की तस्दीक हुई है, ये खुलासा हुआ है कि उनके हैंडलर्स, पीओके में बैठे हैंडलर्स लगातार आतंकियों के संपर्क में थे। वो उनसे पल पल की जानकारी ले रहे थे, वो उनसे पूछ रहे थे कि वो कहां पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह पे हैं और मिशन को अंजाम देने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो चैट मैसेज दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने, आकाओं ने पूछा कहां पहुंचे हैं, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ये सवाल पूछे गए पीओके में बैठे उन आकाओं से जो आतंकियों को कंट्रोल कर रहे थे। बिल्कुल, आपको बता दें कि नगरोटा आतंकी हमले में ये बड़ा खुलासा, और इस वक्त देखिए चैट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आतंकी एक दूसरे से बात कर रहे थे चैट मैसेजेस के जरिए, और ये चैट पूरी सामने आई है जिसमें ये साफ तौर पर खुलासा हो चुका है कि ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे और इनका कनेक्शन पाकिस्तान से था। यानी कि पाकिस्तान भारत को दहलाने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। हालांकि हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारे आर्मी, हमारी मिलिट्री पूरी तरह से मुस्तैद है, जिससे पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नगरोटा में हुए एनकाउंटर पर रिव्यू मीटिंग की है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए डोभाल और खुफिया एजेंसियों के टॉप अफसर मौजूद थे। बिल्कुल, पीएम मोदी की बैठक में ये बात सामने आई है कि एनकाउंटर में मारे गए जैश के आतंकी 26/11 मुंबई हमले की बरसी पर बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों के मारे जाने से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे नाकाम हो गए। और पीएम ने सुरक्षा बलों की सतर्कता की भी तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों के मारे जाने से एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आतंकियों से बरामद हथियारों का जखीरा देखकर यह साफ है कि वो जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे में पाले गए। आपको बता दें इससे पहले सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार सुबह ट्रक में छिपकर रहे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। जानकारी ये भी आई है कि आतंकवादी पाकिस्तान के शकरगढ़ से भारत में दाखिल हुए थे। वहां पाकिस्तानी रेंजर्स का हेडक्वार्टर है और घुसपैठ में उनकी मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। बॉर्डर पर पाक की एक साजिश खुलासा, सांबा में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो लाल घेरा आपको दिखाई दे रहा है, उस लाल घेरे में वो ड्रोन है जो पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में निगरानी के लिए भेजा था। हालांकि बीएसएफ ने इस ड्रोन को मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान और भारत सीमा के पास से आ रही है, जहां सीजफायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहा है। आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और उसके बाद ये तस्वीर देखी गई, ये ड्रोन पकड़ा है बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। भारत और पाकिस्तान सीमा के पास ये ड्रोन देखा गया, जिसके बाद शूट आउट में बीएसएफ ने इस ड्रोन को मार गिराया। आज से शुरू होगा 15 G20 शिखर सम्मेलन। वर्चुअल G20 समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सऊदी किंग इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस G20 समिट में एक बार फिर से जिनपिंग और मोदी का आमना सामना होने जा रहा है। ये G20 की जो शिखर सम्मेलन है, ये 2 दिनों तक चलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार जिस तरह से भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव बना हुआ है, उस तनाव के बीच ये दूसरी बार है जब जिनपिंग और मोदी आमने सामने होंगे और भारत बेहद मुखर होकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात को जोर शोर से उठाता रहा है कि किस तरह से चीन कहता कुछ है, करता कुछ है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत चीन पर बहुत सटीक बैठती है। और G20 शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से जिनपिंग और मोदी आमने सामने होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी
करने जा रहा है। और इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी किंग करेंगे। ये वर्चुअल G20 समिट होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और आज 15वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी से जिनपिंग का आमना सामना आज एक बार फिर से होगा और ये बैठक 2 दिनों तक चलने वाली है। उधर मध्य प्रदेश की तर्ज पर यूपी में भी लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कई शहरों में लगातार हो रही लव जिहाद की घटनाओं के बाद गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है। लिहाजा अब गृह विभाग ने न्याय और विधि विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। कानून के ड्राफ्ट को रिव्यू के बाद कैबिनेट में इसे पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट के मुताबिक शादी के लिए गलत नियत से धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए की जा रही शादियां भी धर्मांतरण कानून के तहत आएंगी। यूपी के लॉ कमीशन के चीफ आदित्यनाथ मित्तल ने बताया कि भारतीय संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन कुछ एजेंसियां इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वो धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को शादी, नौकरी, लाइफस्टाइल का लालच देती हैं। हमने इस मसले पर 2019 में ही ड्राफ्ट सौंप दिया था। इसमें अब तक 3 बार बदलाव किए गए हैं। इस समय करीब 11 राज्यों में ऑलरेडी इस प्रकार का कानून प्रचलित है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि प्रदेश शामिल हैं। तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि राज्य विधि आयोग ने नवंबर 2019 में अपना एक प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया था और उस प्रतिवेदन में इस विषय पर कानून बनाने की संस्तुति की थी। उस कानून में हमने इस प्रकार की संस्तुति की है कि अगर कोई व्यक्ति लोभ, लालच, अच्छी शिक्षा का लोभ, अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड का लोभ या डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखा करके या किसी प्रकार से डरा धमका करके कोई धर्म परिवर्तन करता है या करवाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। उस प्रस्तावित बिल में हमने ये भी प्राविधान किया है कि अगर कोई केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करता है या धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी करता है तो ऐसी शादी अवैध होगी और इसमें संबंधित पारिवारिक न्यायालय। और उधर लव जिहाद कानून पर यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। सरकार इसे जरूरी बता रही है। तो समाजवादी पार्टी का दावा है कि बीजेपी की सरकार उस महिला को न्याय दिलाने में कम, उसका राजनीतिकरण करने में ज्यादा विश्वास करती है। कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, उससे दोस्ती करता है, उसको धोखा देता है तो क्राइम कहलाता है। इसमें उसको सजा मिलनी चाहिए और कानून में अच्छा प्रावधान में होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस महिला को न्याय दिलाने में तो कम, लेकिन उसका राजनीतिकरण करने में ज्यादा विश्वास रखती है। समाज के अंदर में उसका राजनीतिक रूप रंग देने में ज्यादा विश्वास रखती है। ये हिंदुस्तान के समाज के लिए चिंता का विषय है। को सुदृढ़ करने के लिए और इस तरीके की घटनाएं जो सामाजिक वैमनस्यता फैलाती है उनको रोकने के लिए इस कानून बनाने की आवश्यकता पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और शीघ्र आपके सामने परिणाम आएंगे। क्या है सर, कितना दिन लग सकता है इस पूरे कानून को बनने के लिए? अभी मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन शीघ्र। तो लग रहा है सर कोई कड़े प्रावधान है इसमें? अभी उसका अध्ययन चल रहा है और स्थितियां जैसी सामने आएंगी। और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अगली खबर तमिलनाडु से आ रही, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह दौरा करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी का फोकस अब तमिलनाडु पे है। वहां पे 67,000 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे अमित शाह और वहां पे पार्टी कैडर के लोगों से मुलाकात भी करने वाले हैं। बिल्कुल 67,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे अमित शाह। 2021 विधानसभा चुनाव पर अमित शाह की नजर तो अब बंगाल के बाद मिशन तमिलनाडु पर बीजेपी के चाणक्य ने काम करना शुरू कर दिया है। इधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रिपोर्ट देखिए आप।
उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के कुंडा कोतवाली इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बारातियों से भरी एक बोलेरो कार खड़े ट्रक से टकरा गई। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में संदिग्ध हालत में 11 लोगों की मौत हो गई। परिजन मौत के पीछे जहरीली शराब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि प्रशासन अभी जांच की बात कहकर आरोपों से इनकार कर रहा है। हरियाणा और मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी शुरू हो गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। कोरोना के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो गया। इस फाइनल फेज में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को पहली डोज दी गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के थोरंग गांव में एक व्यक्ति को छोड़कर सभी 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचे भूषण ठाकुर ने बताया कि वो कोरोना से बचाव के लिए नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्थिति में पहुंच गया। हौज खास में AQI 250 के पार हो गया। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। पिछले 24 घंटे में 118 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 6,608 नए मामले हैं जो बेहद परेशान करने वाले हैं। और देश भर में 90 लाख से ज्यादा कोरोना केस अब तक सामने आ चुके हैं और दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस वक्त देश भर में 90 लाख से ज्यादा कोविड के केसेस हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में दिल्ली में 118 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना की रफ्तार दिल्ली में लगातार जारी है। हम आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कल ये नियम बनाया कि जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन पे 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा ऐसी खबरें भी आ रही थी कि दिल्ली में मिनी लॉकडाउन लग सकता है। वो तमाम बाजार, वो तमाम इलाके जहां पे कोरोना केसेस ज्यादा निकल रहे हैं, वहां पे दोबारा लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है। और इधर सहारा समूह से बकाया पैसा दिलाने के लिए SCBI सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। रिपोर्ट देखिए। सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों से 62,602 करोड़ रुपए के भुगतान के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। सेबी ने कहा है कि अगर ये कंपनियां कोर्ट के पहले के आदेशों पर अमल करते हुए इस धनराशि का भुगतान करने में असफल रहती हैं, तो सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को हिरासत में लिया जाना चाहिए। हरियाणा में सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने का फैसला लिया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक भजन गायिका ने एक पुलिसकर्मी पर बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के अधिकारी मामले में कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के अनवरगंज थाने में कॉलेज छात्रा रेशमा इश्तियाक को एक दिन के लिए थानेदार बनाया गया। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के मौके पर यह सम्मान पाकर रेशमा बेहद खुश नजर आई। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के इगलास इलाके में 5 रुपए में भोजन देने की योजना शुरू की गई है। यह अभियान रोटी बैंक श्री मुरलीवाला युवा सेवा समिति की ओर से चलाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में नहीं थम रहा है अंतर्कलह। कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। पार्टी बिना अध्यक्ष के काम कैसे कर सकती है। कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया, उन्होंने कहा कि मैं गांधी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पार्टी को एक शीर्ष नेता की जरूरत है। और लगातार ऐसी खबरें आ रही थी, कांग्रेस का जो बड़ा लीडरशिप है वो पार्टी के कामकाज के तरीकों से खुश नहीं है। 1 महीने पहले कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। मुकुल वासनिक, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, अहमद पटेल, ये तमाम वो बड़े नेता हैं जिन्होंने कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे और कहा था कि पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन का समय आ गया है। राहुल गांधी को लेकर भी पार्टी में रोष है कि क्या वो फिर से पार्टी के अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। और उधर दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश में ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला एयरपोर्ट बन गया है। एशिया के एयरपोर्ट कार्बन एमिशन मानदंड के तहत काम कर रहे हैं। एशिया पैसिफिक का पहला स्तर 4+ मान्यता प्राप्त हवाई अड्डा बनने का गौरव हासिल हुआ है। इन सारी कवायद का मकसद ग्रीन हाउस गैस प्रबंधन में सबसे बेहतर तौर तरीकों को लागू करना है, साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना भी है। इधर देश भर में छठ महापर्व पे डूबते शुरू कर दिया जा रहा है। ये खबर देखिए। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में महापर्व छठ की धूम है। बिहार के आरा में लोगों ने नदियों के किनारे डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया।
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते बात छठ की कर लेते हैं। आज छठ महापर्व का समापन है और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस व्रत की समाप्ति हो गई है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना, रांची, मुंबई, गोरखपुर, भुवनेश्वर और अगरतला से, जहां आज उगते सूर्य को अर्घ दिया गया है और पिछले 4 दिनों से चल रहा ये महापर्व आज समाप्त हो गया। इंडिया न्यूज पर आज पूरे दिन छठ से जुड़ी महा कवरेज, स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। राज्य की तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सुबोध कांसा है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, लोकसभा सांसद रह चुके हैं। वो अपने परिवार के साथ गए थे समापन वाला अर्घ देने के लिए। पटना, रांची, मुंबई, अगरतला, भुवनेश्वर से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके अलावा पटना से शुभ्रा सुमन हमारे साथ हैं जो लगातार कवरेज दे रही हैं। वाराणसी से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई।